इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is 8th June, 8th July 2020, Wednesday. Time is 11 to 12. आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम पिछला रीकैप करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दोबारा आपको मेमोराइज करवाएंगे। उसमें क्वालिटेटिव डेटा हो तो क्या, क्वांटिटेटिव डेटा हो तो कौन सा टेस्ट लगेगा। फिर इसके बाद आपको हम वेरी इंपॉर्टेंट 2 days सिचुएशन के लिए, सिनेरियो के लिए, हाउ टू कंट्रोल एन एपिडेमिक और पैंडेमिक और एन इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कोरोना और कोविड-19। एंड पे आई विल समराइज ऑल दी डिस्कशंस डन टुडे। आपको याद होगा कि हमने कहा था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इन्फरेंशियल भी हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। आज फिर हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए आगे चलेंगे। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज और टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीट्रिक वैल्यूज के हम आगे फिर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटर एस्टिमेशन। इसी तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 2 तरीके हैं, जिसमें हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। सिलेक्शन कैसे करते हैं टेस्ट की, मैंने आपको बताया था। अगर आपका डेटा क्वालिटेटिव है तो सैंपल साइज लार्ज है। लार्ज सैंपल साइज का मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स शुड बी मोर देन 30। 1 से 2 सैंपल्स हों, हम उनके लिए जी टेस्ट लगाते हैं। अगर सैंपल साइज स्मॉल या लार्ज कोई भी हो लेकिन नंबर ऑफ सैंपल 2 से ज़्यादा हो, फिर हम कॉइस्क्रे टेस्ट लगाते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के लिए नंबर ऑफ सैंपल साइज 2 से ज़्यादा हो तो सैंपल साइज बेशक छोटा हो या बड़ा हो तो हम उसके लिए कॉइस्क्रे टेस्ट लगाते हैं। इसी तरह अगर डेटा क्वांटिटेटिव हो तो स्मॉल और लार्ज कोई भी हो। 1 सैंपल हो तो 1 सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। 2 सैंपल्स हों, इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट हैं, पेयर टी टेस्ट है और अनपेयर टी टेस्ट है। अगर सैंपल्स हमारे पास 2 से ज़्यादा हों तो हम उनके लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट लगाते हैं। ये टेस्ट हमारे हैं सिग्निफिकेंस के। हमने सिलेक्ट करना है टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। पैरामीट्रिक वैल्यूज का जो पहला था उसका मैंने बताया कि 2 हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, 2 सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। 1 इज पॉइंट एस्टिमेशन। इसका क्या मतलब होता है, सिंगल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल वैल्यू टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर विदाउट गोइंग इनटू एरर। The estimate usually does not coincide with the true parameter.
इसकी एग्जांपल मैंने दी थी स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की, पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड एस्पेक्ट है इंटरवल एस्टिमेशन। A range of values or an interval or period is obtained which may be expected to cover the true value of the published parameter with some definite probability। हम आपको बताया था कि हम अनसर्टेनिटी को डील करते हैं, प्रोबेबिलिटी को डील करते हैं, डेफिनेट को नहीं। फिर दूसरा मैंने आपको तरीका बताया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, उसके लिए हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक। अब पैरामीट्रिक क्या होते हैं? जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, वो कैरेक्टरिस्टिक, वो डेटा, वो वेरिएबल जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें आमतौर पर हम नंबर्स या फिगर्स को यूज करते हैं। इनके लिए टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट है, वन सैंपल टी टेस्ट है, टू सैंपल टी टेस्ट है, पेड टी टेस्ट है, अनपेड टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, नोवा एफ टेस्ट है और पर्सन्स कोरिलेशन टेस्ट है। ये हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो। मैंने आपको बताया था, मोटी सी एग्जांपल आप ये रखें, आपका हाइट, वेट, पल्स रेट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी की सारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जबकि इनकम आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, वो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉन पैरामीट्रिक कौन से होते हैं? विच आर नॉट बेस्ड ऑन इन पर्टिकुलर पैरामीटर, जिसके लिए हम कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेफ्ट साइड स्क्यूड हो, राइट साइड स्क्यूड हो, नेगेटिव स्क्यूड हो, पॉजिटिव स्क्यूड हो, उसके लिए हम ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। Do not require that the means follow a particular distribution called the Gaussian distribution, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। It is used when the underlying distribution is far from Gaussian, that is skewed distribution, positive distribution or negative skewed distribution. It is applicable to almost all the levels of distribution. It is used when the sample size is very small. टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं नॉन पैरामीट्रिक के? साइन टेस्ट है, विल्कॉक्सन टेस्ट है, कॉइस्केर टेस्ट है, स्पीयरमैन्स टेस्ट है, एनकोवा टेस्ट है। इसमें एनकोवा आता है नॉन पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक में एनोवा आता है। इसमें हम सिर्फ कॉइस्केर को डिस्क्राइब करेंगे, बाकी आपकी स्कोप से बाहर है। आप जब एडवांस्ड लेवल की बात स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो फिर आपको बाकी टेस्ट भी उसमें बताए जाएंगे। इस वक्त हम सिर्फ कॉइस्केर टेस्ट ही डिस्कस करेंगे। अब देखें, डेटा क्वांटिटेटिव हो या कंटिन्यूस हो, क्वांटिटेटिव हो, कंटिन्यूस हो, इसके लिए हम टेस्ट इस्तेमाल करेंगे टी टेस्ट, जी टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। ये हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या होता है? ये जब स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की को यूज करते हुए हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल मीन। इट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एस्टिमेट, जिसको हमने पहले कहा था पॉइंट एस्टिमेट या इंटरवल एस्टिमेट, टू एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन derived from particular sample to compute the estimate। एस्टिमेट क्या? पॉपुलेशन पैरामीटर को हमने कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन आवर सैंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन it is represented by sigma. It is measure that is used to quantify the amount of variation or dispersion of a set of data values। इख्तलाफ को, डिस्टेंस को, डिस्पर्शन को, डेविएशन को हमने मेजर करना है। ये ध्यान में रखेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन करती क्या है। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ वेरिएशन, डिस्पर्शन, डेविएशन, डिस्टेंस, डिफरेंसेस फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामीटर। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक मैंने आपको बताया कि अगर हम सैंपल की बात करते हैं तो ऑल द पैरामीटर्स आर रिलेटेड विद स्टैटिस्टिक्स। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ऑल द पैरामीटर्स आर रिलेटेड विद
parameters. It provides major statistical inference for which it is important. It is standard deviation divided by the square root of sample size. इसकी जरूरत कब महसूस होती है? It standard deviation. It is used as an instrument in testing a given hypothesis. It provides an idea about the unreliability of a sample. Standard error helps in determining the limits within which values are expected to lie, जिसको हम एक रेंज कहेंगे, इंटरवल कहेंगे. एग्जाम्पल 1 हम आपको बता चुके हैं, इसको मैं स्किप करता हूँ. एग्जाम्पल 2 भी मैंने आपको बताई हुई है, इसको भी हम स्किप करते हैं. आज हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव डेटा या कंटिन्यूस डिस्क्रीट डेटा. क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा. क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा हो, कंटिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट डेटा हो, तो उसके लिए हम 3 टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई कर सकते हैं. स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन अगर एक प्रोपोर्शन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शंस अगर 2 प्रोपोर्शंस हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट्स हैं डेटा के, तो फिर हम chi-square टेस्ट यूज करेंगे. अब हम 1 बाय 1 हर एक की एग्जांपल लेते हैं. आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम स्टैट पढ़ते रहेंगे, जरूरत क्या है? कैलकुलेटर की, पेन पेंसिल की, नोटबुक की और बुक की, जो आपके पास के पार्क है. अभी मैं आपको 3 मिनट देता हूँ, आप ये सारी चीज़ें अरेंज कर लें. कैलकुलेटर, पेन, नोटबुक और के पार्क. हरी आप 3 मिनट्स. डेटा क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट हो. जो हमने पहले डिस्क्राइब किया है वो है क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस. अब है क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा. स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोपोर्शंस और chi-squared वैल्यू. हरी अप हूँ. रेंज हो गया. 1 मिनट लेफ्ट. कैलकुलेटर, पेन पेंसिल, कॉपी, नोटबुक और के पार्क. बुक आपके सामने हो ताकि आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने में आसानी हो. अब हम आते हैं फर्स्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. इफ द डेटा इज क्वालिटेटिव और द डेटा इज कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, क्वांटिटेटिव. फर्स्ट टेस्ट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन. अगर हमें एक प्रोपोर्शन दिया जाए तो उसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं, डेटा लेते हैं, तो उसको कैसे सिग्निफाई करते हैं. एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है. एक सर्वे किया गया जिसमें मेल्स की हमें जो बताई गई है स्ट्रेंथ वो 52% थी, लेकिन जब हमने सैंपल लिया तो उसमें मेल्स 40% निकले. यूँ समझें कि आपके एडमिन ने हमें बताया कि M16 में मेल्स की प्रोपोर्शन 52% है. जब हमने सैंपल लिया 100 लोगों का तो उसमें मेल्स 40% निकले. What conclusion can be drawn from this sample? Number 1. Number 2. What possible range of males could be expected in the sample of 100? इसको हमने इन 2 क्वेश्चंस के हमने रिप्लाई करना है, आंसर करना है, फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमारे पास एक तरीका आता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शंस. इसका देखा जाए, आप बुक में देखें तो उसको उसने दिया हुआ है
फार्मूला प्रोपोर्शन ऑफ मेल्स 52% है, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स 48% है, सैंपल साइज 100 है। हम मेल को फीमेल से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके इसकी रूट वैल्यू ले लेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा। इट वर्कड आउट टू बी 5। ओके, now we will construct 95% confidence limits on either side of this proportion। 52 जो गवर्नमेंट ने बताई, जो आपकी एडमिन ने बताई, उसके ऑन आइदर साइड 95% मैंने बताया ना, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95% होता है, 68% कवर करता है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन और 99.7% करता है 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं जिसको हम कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स, तो फिर उसका फार्मूला आएगा प्रोपोर्शन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड एरर्स। ये वर्कड आउट इट केम टू बी 42 से लेकर 52 तक, ये रेंज बनी हमारी 42 से 62 तक। जब हमने सैंपल लिया था तो उसमें मेल्स की प्रोपोर्शन निकली थी 40%। हमने जब 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे रेंज कैलकुलेट की तो वो निकली 42 से लेकर 62 तक। इसका मतलब जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो इस रेंज से बाहर है, इट इज बिलो 42, इट इज 40%। अगर हमारी ये वैल्यू 42 से लेकर 62 तक कहीं भी फॉल करती, 42 से लेकर 62 तक कहीं भी फॉल करती तो ये नॉर्मल होती। इस रेंज में जो वैल्यू फॉल करे वो नॉर्मल होती है, वो यूजुअल होती है, वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होती है। अगर ये वैल्यू बाहर है, जैसे कि हमारी सूद बाहर है 40% है, तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अगर डायरेक्टली को पूछे कि दिस data is significant or non-significant, you can say easily it is significant because it is away from the range at 95% confidence level, away from 62 से above हो तो भी यही आंसर होगा, 42 से बिलो हो फिर भी यही आंसर होगा। अगर सपोज इसका 70 निकल आता है आंसर, अगेन इट विल बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। 80 आता है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, 65 आता है इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, 60 आता है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज नॉर्मल। 42 से लेकर 62 तक जो भी आंसर आएगा वो नॉर्मल होगा, 42 से लेस हो या 62 से अबव हो, इट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। अब हम आते हैं 2 प्रोपोर्शन। ये था एक प्रोपोर्शन हमें दिया गया, 52 मेल्स उसने बता दिए, साफ ज़ाहिर बाकी फीमेल्स थे 48%। सैंपल साइज हमारा 100 था, मेल्स हमें 40 मिले, तो हमारा प्रोसेस जो था सारा, जो डिफरेंस थी सारी, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट निकली। अब हमारे पास आते हैं 2 ग्रुप्स। यूँ समझें कि 2 वैक्सीन हैं। अगर हाइपोथेटिकली हम देखें तो कोई भी वैक्सीन ले लें आप, मीजल्स की ले लें, वैक्सीन ए और वैक्सीन बी। एक ग्रुप वो है जिसको वैक्सीन ए दी गई और दूसरा ग्रुप वो है जिसको वैक्सीन बी दी गई। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी फिगर देखते हैं, प्रोपोर्शन आपको पता है ऑलवेज परसेंटेज में आता है, और जब हम एक्चुअल फिगर लेते हैं तो ये स्क्वायर टेस्ट में चला जाता है, फिर हम प्रोपोर्शन में नहीं लगाते। टोटल बच्चे जिनको वैक्सीन ए दी गई वो 2400 थे, इनमें से 90 एक्सपोज हुए, और जो 90 एक्सपोज हुए उनमें से 22 बच्चों को मीजल्स हो गए। कैलकुलेट द रेट, अटैकिंग रेट ऑफ द मीजल्स, इट केम टू बी 24.4%। इसी तरह वैक्सीन बी थी, वो 2300 बच्चों को लगाई गई, उनमें से 86 एक्सपोज हुए, 14 उसमें ऐसे बच्चे निकले जिनको मीजल्स हो गई, और इनका अटैक रेट 16.2% निकला।
इंप्रेशन क्या निकला हमारा? लगता है कि वैक्सीन बी इज सुपीरियर टू वैक्सीन ए. इज दिस सिग्निफिकेंट या इज द डिफरेंस ड्यू टू चांस? दो सवालों का जवाब आपने देना है इस एग्जाम्पल के अंदर. इसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस. अगर आप पहला स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन लें तो इसका फार्मूला होता है पी क्यू ओवर एन, इसकी रूट वैल्यू. पी होता है एक प्रोपोर्शन, दूसरा होता है क्यू होता है सेकंड प्रोपोर्शन, और सैंपल साइज से डिवाइड कर लेते हैं, फिर इसकी हम रूट वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हमारा सैंपल स्टैंडर्ड एरर निकल आता है. ये एक प्रोपोर्शन का. दो का निकालना हो तो आपके लिए बड़ा आसान है. रूट वैल्यू ऑफ proportion 1 and proportion 2 divided by sample size of group 1 plus proportion 2 proportion second proportion 1 minus 3 कह सकते हैं या Q2 कह सकते हैं. इसको हम डिवाइड करते हैं सैंपल साइज ग्रुप 2 के. दोनों को एडअप कर लें, दोनों को रूट वैल्यू ले लें, तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस. वर्कआउट किया हमने तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन निकल आया 6.02. स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस 6.02. ऑब्जर्व डिफरेंस अटैक रेट था 24 और 60. ऑब्जर्व डिफरेंस कितना निकला था 8.2. स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोपोर्शंस केम आउट टू बी 6.2. What happens? हमने दो सवाल का जवाब देना है. Is this significant statement that vaccine B is superior to vaccine A, or the difference which you have observed is due to chance only? Observed difference 8.2. Standard error 6.02. Observed difference अगर हम देखते हैं 95% लेवल पे, इट इज बाई कन्वेंशन. मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 95% लेवल ही हम लेते हैं, ये बाई कन्वेंशन है. इट इज लेस देन ट्वाइस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस. इट इज लेस देन ट्वाइस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस. सो द रिजल्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट. वैक्सीन बी इज नॉट सुपीरियर टू वैक्सीन ए, और वैक्सीन ए इज नॉट inferior to vaccine B. The difference, the impression which you took on this presentation is due to chance only. It is not significant. कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसी हैं. जो डिफरेंस आपको है बाई चांस आपको नजर आ रहा है. ये हम का बात करें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट. क्लिनिकल बायोलॉजिकल की हम बात ही नहीं कर रहे. ये दिन में रखिएगा, हम स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट की बात करते हैं. दो से ज्यादा, अगर आप दो से ज्यादा से क्या मतलब? ट्वाइस द स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस से लेस से क्या मतलब? हमारा स्टैंडर्ड एरर है 6. अगर टू स्टैंडर्ड एरर हम लेते हैं 95% लेवल पे, तो ये बनता है 12. ऑब्जर्व डिफरेंस है 8. अगर तो ऑब्जर्व डिफरेंस आता 12 से ज्यादा, 13, 14, 15, 17, 20, जितना भी ज्यादा आता तो वो हमारा आता सिग्निफिकेंट. अगर हमारा 12 से कम आया है, जैसे हमारा 8.2 है, the actual difference between two attack rates of these two groups, these two vaccinated persons. Observed difference is 8. It is less than twice. 12 से less है, समझ आ रहा है. 11 तक आपका लेस आएगा. 11 तक डिफरेंस आपका लेस आएगा, उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिकली नॉट सिग्निफिकेंट. डिफरेंस इज ड्यू टू चांस. अब हम इसी एग्जांपल को काई-स्क्वायर टेस्ट के साथ कंफर्म करने की कोशिश करते हैं. काई-स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया कि प्रोपोर्शन में हम टैक रेट्स लेते हैं. काई-स्क्वायर टेस्ट में हम एक्चुअल फिगर्स लेते हैं. टैक रेट नहीं लेते, एक्चुअल फिगर्स लेते हैं. कितने लोग, कैसे? प्रोपोर्शन में तो इतने परसेंटेज निकल आती है. काई-स्क्वायर टेस्ट में हम वही एग्जांपल लेते हैं
वैक्सीन ए टोटल 90 थे जो एक्सपोज हुए, उनमें से 22 वो लोग थे जिनको मिजल हो गई और 68 वो थे जिनको जो नॉर्मल है, जिनको मिजल नहीं हुई, इम्यून रहे। इसी तरह वैक्सीन बी, उनमें जिनको मिजल हो गई वो 14 थे और जिनको ना हुई वो 72 थे। अगर टोटल देखते हैं, पहले वैक्सीन ए में 90 थे और वैक्सीन बी ग्रुप में 86 थे। टोटल अटैक्ड 36 हैं, टोटल मिजल केसेस इस हमारी स्टडी में 36 हैं, जबकि 140 नॉर्मल रहे, उनको मिजल्स नहीं हुई आफ्टर एक्सपोजर टू मिजल्स केस। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग अटैक्ड एंड नॉट अटैक्ड, ये थे 176। अब हम देखते हैं, यहाँ भी आप देखें कि क्या वैक्सीन बी सुपीरियर है, वैक्सीन ए इंफीरियर है, दोनों में डिफरेंस बाई चांस है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इंप्रेशन क्या हुआ, वही जो पहले हम आपको बता चुके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन लगा के साबित किया था कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। अब हम एक्चुअल फिगर लेकर कास्केड टेस्ट लगा के देखते हैं कि इसमें इज इट सिग्निफिकेंट और नॉट। इसके लिए स्टेप्स, हम पहला काम ये करते हैं कि हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दे इक्वली इफेक्टिव है। दुनिया भर में हर अदालत में, हर इन्वेस्टिगेशन में किसी पे कोई, किसी ने चोरी की है, उसको चोर साबित करने के लिए हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। कोर्ट भी यही करती है, पुलिस भी यही करती है, जेआईटी भी यही करती है। पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इसने चोरी नहीं की, चोरी की है, जिस तरह की भी हो। फिर हम नेक्स्ट स्टेप उस डेटा के मुताबिक चलते हैं। फिर हम करते हैं काइस्केड टेस्ट, अप्लाई करते हैं इसको। काइस्केड टेस्ट क्या होता है, इट इज द सम ऑफ, काइस्केड टेस्ट इज द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन observed and expected values divided by expected values। तो जो डेविएशन होगा, जो डिफरेंस होगा, उसको हम स्क्वायर कर लेते हैं अगर कोई नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए, डिजाइन में रखेंगे। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको फाइंड आउट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, कॉलम -1 और रो -1। ये जो हमने एग्जांपल आपको दी है, इसमें 2 कॉलम है, अटैक्ड और नॉट अटैक्ड के। इसी तरह 2 रोज हैं, वैक्सीन ए और वैक्सीन बी। इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्कआउट किया तो ये 1 निकल आई। अब हमने देखा कि इसको अप्लाई करो, बुक देखो, बुक खोलो, उसमें इसकी कैलकुलेशन दी हुई है। सेल ए का जो आंसर आया आफ्टर वर्किंग ऑन स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, इन 4 सेल्स को हमने एडअप कर रही है। अगर आप देखते हैं सेल ए की फिगर आती है 3.64, सी की आती है 3.54, इस तरह बी की आती है 3.55 और डी की आती है 3.63। आमतौर पर आप देखें तो सेल ए और डी की तकरीबन एक जैसी वैल्यूज होती हैं, सेल सी और सेल बी की तकरीबन एक जैसी वैल्यूज होती हैं। अब कास्केड टेस्ट को अप्लाई करें, इन सारी वैल्यूज को जमा करें, ये आ जाती है 1.79। सारी वैल्यूज को जमा करें, चारों सेल्स की वैल्यूज को जमा करें तो ये आ जाती है 1.79। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कहा C-1 R-1 तो ये आ जाती है 1। अब क्या आ रहा है, ये 1.75 क्या चीज है। अब हम टेबल वैल्यू देखेंगे का स्क्वायर की क्या है। टेबल वैल्यू 5% लेवल, जिसको हम 95%, पीछे भी हमने बताया 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम इसको देखेंगे तो वो फिगर आती है 3.84।
जबकि हमारी वैल्यू आती है, हमारे सैंपल की वैल्यू आती है, हमारी स्टडी की वैल्यू आती है, हमारी रिसर्च की वैल्यू आती है 1.79। ये 3.84 से काफ़ी लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? नल हाइपोथेसिस ट्रू, डिफरेंस इज ड्यू टू चांस एंड द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हमारी वैल्यू 3.84 से ज़्यादा होती, 4, 5, 6, 7 होती, तो फिर हम कह सकते थे कि ये डिफरेंस ड्यू टू चांस नहीं है, इट इज सिग्निफिकेंट। नल हाइपोथेसिस उस वक्त हम रिजेक्ट कर देते हैं, अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आज हमने क्या किया है। आज हमने स्टैंडर्ड एरर, आज हमने आपको सबसे पहले बताया है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सेलेक्ट कैसे करना है, उसकी ज़रूरियात क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी प्रेरिक्विजिटीज क्या है, क्वालिटेटिव डेटा की हो तो क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा की हो तो क्या है। इससे पहले नाम हमने आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन्फ्रेंशियल करके दिखाया। इसके दो पार्ट से, पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट करना, उसका आगे फिर दो पार्ट थे, पॉइंट एस्टिमेशन, पीरियड एस्टिमेशन का, और दूसरा एस्पेक्ट था हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते। फिर ये क्राइटेरिया भी हमने आपको बताया, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट, क्वालिटेटिव डेटा हो तो क्या, क्वांटिटेटिव डेटा हो तो क्या, ये हमने आपको सारा डिस्कस किया। फिर हमने लास्ट टाइम ज़्यादा डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव डेटा हो या कंटिन्यूस हो। फिर टी टेस्ट, जी टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स को हम अप्लाई करते हैं। फिर हमने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताया, इसकी ज़रूरत के बारे में बताया। एग्जाम्पल 1 और 2 हम स्किप की क्योंकि हम लास्ट टाइम कर चुके थे। आज हमने आपको क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव डेटा डिस्क्रीट हो, फिर उसके लिए हम 3 टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन को, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस को, और का स्क्वायर्ड वैल्यूज। इसके लिए हमने आपको बुक से ही एग्जांपल दिया स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन की, आपको बताया कि सिग्निफिकेंट क्या होता है, और फिर हमने दो प्रोपोर्शन को कंपेयर करके दिखाया, वैक्सीन ए और बी को। फिर भी ये भी हमने आपको कंपेयर करके बताया कि ये सिग्निफिकेंट है या नॉट सिग्निफिकेंट है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए हमने काइस्केर टेस्ट लगाया, जिसके लिए हम सिर्फ अपनी फिगर्स, एक्चुअल नंबर्स यूज़ करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन में हम प्रोपोर्शन अटैक रेट्स परसेंटेज यूज़ करते हैं। काइस्केर टेस्ट का एक और फ़ायदा ये है कि इसके लिए दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इंप्रेशन जो आपको बताया, इसका भी हमने आपको बताया कि डिफरेंस जो है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है या नहीं है तो किस तरह है, या ड्यू टू चांस है। आज हमने आपको ये बताया है। आई होप दैट यू विल ऑल मेमोराइज ऑल दीज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कैसे करना है, क्यों करना है। आज दूसरा पोर्शन था मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल कोरोना के हवाले से था, कि ये एपिडेमिक है, पेंडेमिक है, इन्फेक्शियस डिजीज का आउटब्रेक है, इसको मैनेज कैसे करना है। इसकी मैनेजमेंट के 4 डिपार्टमेंट्स, 4 एस्पेक्ट्स, 4 फिगर्स इसमें यूज होते हैं। एपिडेमिक क्या है? The unusual occurrence of the disease of or health related state or event in a community or region clearly in excess of expected occurrence। मैंने आपको बताया था एक्सेस से क्या मुराद है। अगर हम स्टैट की ज़बान में बात करें, इट शुड बी मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द लास्ट अकरेंस। नंबर 2, अगर डिजीज फर्स्ट टाइम आई है तो इवन अ सिंगल केस इज कंसिडर्ड एज एन एपिडेमिक। आउटब्रेक क्या होती है? स्मॉल यूजुअली लोकलाइज्ड एपिडेमिक, लोकली जैसे लाहौर में हो जाए तो ये आउटब्रेक कहलाए। एपिडेमिक की सेवेरिटी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सेवेरिटी ऑफ एपिडेमिक 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट, characteristics of the host population. Number 3, very important, cultural behavior of the people.
पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या है। एपिडेमिक टाइप्स आपको हम बता चुके हैं पहले ही, फिर हम रिवाइज करते हैं। आमतौर पे 3 किस्म के होते हैं। आमतौर पर 3 किस्म के होते हैं। कॉमन सोर्स एपिडेमिक होता है, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक होता है, और स्लो एपिडेमिक होता है, जिसको हम मॉडर्न एपिडेमिक्स भी कहते हैं। स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक कौन से हैं? अल्जीमर डिजीज है, आपकी ओबेसिटी है, ये स्लो है और मॉडर्न है। अब हम आते हैं पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। इसके आगे फिर 2 टाइप्स हैं, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक या सिंगल एक्सपोजर। नंबर 2, कंटिन्यूस एक्सपोजर हो या मल्टीपल एक्सपोजर्स हो, ये है कॉमन सोर्स एपिडेमिक। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक क्या है? 1 से 2, 2 से 4, पर्सन टू पर्सन, आर्थ्रोपोड वेक्टर की वजह से हो या एनिमल वेक्टर की वजह से हो। ये 3 टाइप्स हैं प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स की। इस वक्त जो कोरोना एपिडेमिक आपके पास मौजूद है, दैट इज प्रोपेगेटेड पर्सन टू पर्सन एपिडेमिक। इसको मैनेज हम कैसे करते हैं? हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 4 हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, 4 हमारे पास टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग ऑफ एपिडेमिक, सेकंड इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक, थर्ड इज कंट्रोल ऑफ एन एपिडेमिक, फोर्थ इज प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक। आपकी बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ही दिया हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक अलग से एक हेडिंग दिया हुआ है। 2 चीज़ें तो हैं, बाकी फोरकास्टिंग और प्रिवेंशन नहीं दी हुई। ये आपको अच्छी तरह कंसिडर करना चाहिए। इसमें कोरोना वायरस से या कोविड-19 में एक्सपेक्टेड है कि आपका एससीक्यू भी हो, एमसीक्यूज भी हो, आपकी ओस्पी में भी आए और आपके वायवे में भी हो। इसलिए आपको ध्यान से ये चीज़ सुननी है और इसको याद रखना है। मुश्किल कोई नहीं है, आपकी अलर्टनेस चाहिए, आपकी कॉपरेशन चाहिए। फर्स्ट इज फोरकास्टिंग ऑफ एन एपिडेमिक। पाकिस्तान में एक इदारा काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं ड्यूज, जिसका ड्यूज इज एब्रिविएशन फॉर डिजीज अर्ली वार्निंग सिस्टम। NIH इस्लामाबाद में ये कायम है। ये ऐसा निज़ाम है जो हर वक्त रेडी रहता है, बाहर से कोई एक केस भी आ जाए उसको टेक ओवर कर ले। जिस तरह 26 फेब को कोरोना का फर्स्ट केस पाकिस्तान में आया चाइना से, चाहिए तो ये था ये ड्यूज उसी वक्त इन एक्शन आ जाता, लेकिन पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है कैसी है। It is an early warning system to get prepared to meet the challenges of impending epidemics. देखिए इसने आना है, एक शायद तो बाकी केसेस आएंगे, उसको कैसे आपने इस चैलेंज को काउंटरैक्ट करना है। यहाँ तो फुर्सत ही नहीं किसी को किसी चीज से। More appropriate forecasting epidemic is more appropriate in cyclic or seasonal epidemics where the pattern has been studied from the past data. May not totally prevent the epidemic, but definitely 2 काम जरूर कर सकता है। ये रोक तो नहीं सकता, लेकिन 2 काम जरूर कर सकता है। सिवेरिटी को रोक सकता है, स्प्रेड को रोक सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरकास्टिंग से हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सिवेरिटी को रोक सकते हैं, उसकी स्प्रेड को रोक सकते हैं दूसरे एरियाज को, दूसरे लोगों। प्रीरिक्विजिट्स क्या है फोरकास्टिंग की? स्टडी ऑफ द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस रेट ऑफ दैट डिजीज, disease specific mortality and morbidity of that disease, age and gender wise morbidity and mortality rates. आगे चौथा पॉइंट इसका है मंथ वाइज, ईयर वाइज, डे वाइज, वीक वाइज डेटा फॉर द लास्ट 3 years फॉर कंपैरिजन स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ डिजीज। जब हमारे पास डेटा ही नया है तो हमारे पास डेली, डे वाइज, डेट वाइज, प्रेजेंट सिचुएशन का डेटा आपने डिस्प्ले करना है। प्लॉटिंग कलेक्टेड डेटा ऑन ग्राफ फॉर इमीडिएट डिटेक्शन और विजुअल एप्रिसिएशन थ्रू ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द डिजीज। मैंने जब मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन बताई थी तो उसमें लाइन डायग्राम या लाइन चार्ट
आपको बताया था कि लाइन चार्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है जो विजुअल एक्सप्रेशन के लिए, इमीडिएट डिटेक्शन के लिए टाइम ट्रेंड बताता है। प्लॉटिंग ऑफ डेटा हेल्प्स, कहाँ कहाँ हेल्प करता है? इमीडिएट असेसमेंट, इन स्पाइट ऑफ द एक्यूरेट फोरकास्टिंग एंड एपिडेमिक, ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी अबॉर्टेड, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। इससे पहले हमने आपको बताया था हम फोरकास्टिंग से एपिडेमिक को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते टोटली, लेकिन इसकी सिवेरिटी को, इसकी मॉर्बिडिटी को, इसकी मॉर्टेलिटी को, इसकी स्प्रेड को जरूर हम रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म नहीं। अब दूसरा आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। इट्स अकरेंस सिग्नल्स, वार्न करती है आपको, अलर्ट करती है आपको, alerts the significant shift in the existing balance between the agent host and the environment। चेक करो एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट में कितना बैलेंस है। बैलेंस होगा तो डिजीज नहीं होगी, बैलेंस डिस्टर्ब होगा, इनबैलेंस हो जाएगा तो डिजीज एपिडेमिक हो जाएगा। इन occurrence of an epidemic, the case investigation must be started to confirm the epidemic। और पहला हमारा स्टेप क्या होगा? confirm the occurrence of epidemic। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम एपिडेमिक को क्यों इन्वेस्टिगेट करेंगे? क्या जरूरत पड़ी है हमें? क्या तकलीफ है? हमारे दिमाग में क्या खुमार छाया हुआ है? हमारे अगरात मकासद क्या है? हमारे पर्पस क्या है? और ये जेन में रखें, ये सारे का सारा काम गवर्नमेंट लेवल पे करने का है। गवर्नमेंट फेडरल की हो, गवर्नमेंट प्रोविंशियल की हो, गवर्नमेंट लोकल हो, ये उसी के करने के काम है। हम उसके हेल्पर जरूर हैं, करना काम उन्हीं ने है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एपिडेमिक इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? बर्डन ऑफ डिजीज, लोड ऑफ डिजीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज, कहाँ, कब, कौन लोग अफेक्ट हुए। नेक्स्ट इज डिटरमिन द पर्टिकुलर कंडीशंस, किन हालात में ऐसे हुआ। फिर होता है टू डिटरमिन द रिस्क फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस, किस हालात में हुआ, किन वजूहात की बेस पर हुआ, किन हालात में हुआ, किन वजूहात की बेस पर हुआ। फिर चौथा हमारा तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव, टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ एपिडेमिक, सोर्स ऑफ एपिडेमिक एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। काज भी आपने बतानी है, सोर्स भी बताना है, ट्रांसमिशन मोड भी बताना है। फिर आपने रिकमेंडेशन भी बनानी है ताकि दोबारा ना हो। ये हमने आपको बताया है 4 डिपार्टमेंट्स हैं, फोरकास्टिंग का, दूसरा इन्वेस्टिगेशन का, तीसरा कंट्रोल का, चौथा है प्रिवेंशन का। ये प्रिवेंट आपने करना है इसकी इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशंस पर। एक मैंने बताया वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्टर हैं, एक दूसरे को बूस्टअप करते हैं। अब स्टेप्स क्या है इन्वेस्टिगेशन के? नंबर 1, वेरीफाई द डायग्नोसिस, वाकई ये डिजीज है। फिर आपने कंफर्म करना है वाकई एपिडेमिक भी है। तीसरा आपने उस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना है जो एट रिस्क है। चौथा है रैपिड सर्च फॉर ऑल केसेस इन द एरिया, ढूंढो कहाँ कहाँ हैं। आपने ढूंढ लिए, फिर आपने डेटा को एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। इनकी बेस पर कौन कहाँ कब आपने हाइपोथेसिस जनरेट करनी है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से।
जब आपने हाइपोथेसिस बना ली तो फिर आपने इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है विद टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। वो हमने आपको बता दिया है कि क्वालिटेटिव डेटा हो, क्वांटिटेटिव डेटा हो, डिस्क्रीट डेटा हो, कंटिन्यूस डेटा हो, तो आपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कौन कौन सा अप्लाई करना। फिर आपने इकोलॉजिकल फैक्टर्स को इवेल्युएट करना। इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं? मौसमियाती, जियोग्राफी, इनको भी आपने इवेल्युएट करना, इनको देख, इनकी वजह से तो नहीं ऐसे हो रहा। फिर कहते हैं एक्सपेंड सच इन अदर एरियाज। यहाँ तो केसेस आपने आइडेंटिफाई कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, फिर आपने देखना है और कहीं केस है। लाहौर में तो आपने देख लिए, आप कराची देखें, इस्लामाबाद देखें, कोयटा देखें, पेशावर देखें, फैसलाबाद देखें, मुल्तान देखें, अदर एरियाज में आपने देखें। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड देखें, चाइना में क्या सूरत है, अमेरिका में क्या सूरत। वैसे अमेरिका पाकिस्तान के साथ कंपेरेटिव स्टडी में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। हमारे साथ कंपेयर हो सकता है इंडिया का, बांग्लादेश का, हमारे साथ वो कंपेयर हो सकता है जो हमारे लेवल का है, जिसमें लाइफस्टाइल हमारा है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये हमारा है। ये हमने कंसिडर करना है। अमेरिका हमारे साथ कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि उसका हर चीज़ डिफरेंट है। इन सब की बेस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। पहले 9 पॉइंट्स अपने जेब में रखते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है। इस फाइनल रिपोर्ट में क्या शामिल होगा ये हम नेक्स्ट डिस्कशन में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको बताया है डेटा क्वालिटेटिव हो, डेटा क्वांटिटेटिव हो, सैंपल साइज स्मॉल हो, लार्ज हो, डिस्क्रीट हो डेटा, कंटिन्यूस हो डेटा, उसके लिए कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करेंगे। फिर हमने आपको स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शन भी बताया, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन बताया, का इसके टेस्ट भी लगा के बताया है। फिर उसकी इंप्रेशन जो था उसको भी एक्सप्लेन किया है। फिर उसका रिजल्ट भी आपको बताया है कि सिर्फ स्टडी कर लेना काफ़ी नहीं, आगे आपने अपनी एक्सपर्टीज देनी है। फिर हमने आपको एपिडेमिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया है, एपिडेमिक फोरकास्टिंग कंप्लीट बताई है। दूसरा स्टेप था इसका एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए हमने आपको थोड़ा सा बताया है। ये बाकी इनकी डिटेल्स, इन स्टेप्स की जो 10 हमने पॉइंट्स रखे हैं, नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट अब आखिरी मेरा मैसेज है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे करें, रिटर्न करें, मुझे मैसेज कर दें, आई विल इंशाल्लाह रिप्लाई टू दैट। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you very much for giving ears to me, for spending some time with me, for discussing with me the very important but dry topic of the subject. Thank you very much.